तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक पे, वो है फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास में हम लोगों ने उसका मतलब भी समझा था और डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना भी सीखा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वो किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर्मूला मास पे, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, फॉर्मूला मास में क्या ध्यान रखना है, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है जैसा मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास जैसे हम लोग निकाल रहे थे वैसे ही फॉर्मूला मास भी निकालेंगे। अंतर क्या है, अगर ऐसे देखा जाए तो अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूज़ का अंतर है। फॉर्मूला मास एक्चुअली हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वो आयनिक कंपाउंड के लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ऐसा होता है, ठीक है। तो जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो एक्चुअली में जो मॉलिक्यूलर मास वर्ड होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। और फॉर्मूला मास जो वर्ड यूज़ होता है वो यूज़ होता है आयनिक कंपाउंड में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मूला मास जो होता है आयनिक कंपाउंड के केस में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड में कोई अलग से एक मॉलिक्यूल मौजूद नहीं रहता है, बहुत सारे चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं एक फिगर से समझाऊं, एक बुक है एनसीईआरटी का, तो उसमें फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर कि आयनिक कंपाउंड, जैसे एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड का NaCl, ठीक है, NaCl। अब NaCl जो हम ऐसे लिख देते हैं अपने सुविधा के लिए, तो ऐसे लिख देते हैं NaCl। ऐसे सिर्फ लिखने का मतलब हुआ कि एक NaCl, ठीक है, एक मॉलिक्यूल NaCl। लेकिन ये एक आयनिक कंपाउंड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना आयनिक कंपाउंड के बारे में, अगर कि जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो Na+ बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद, है ना। और क्लोरीन जो है उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिया, उस एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया, तो लेने के बाद क्या बनाता है, वो Cl- बनाता है, ठीक। तो इस तरह से एक कैटायन और एक एनायन बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस बनते हैं, और वो फिर ऑपोजिट चार्ज के चलते एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल होता है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग जैसे मॉलिक्यूलर मास में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, जैसे मान लीजिए वाटर ही देखे थे, ठीक है। तो वाटर वाले केस में क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका 2, 6, यानी कि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम लोग ऐसे चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पे इसको फिर से मैं डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से। ये हालांकि आपने 10th में भी पढ़ा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको लेकर के बता रहा हूँ। तो जैसे वाटर है, तो वाटर में ऑक्सीजन जैसे ऐसे हुआ, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने से बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर जब हुआ तो इस तरह से एक बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से जब शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और जो यौगिक है, जो कंपाउंड है, उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन है, जैसे एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, है ना, और ये ऐसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कंपाउंड हुआ इसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग जब इसका मास निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और आयनिक कंपाउंड यहाँ पे क्या है, इस तरह से शेयरिंग नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक देता है एक लेता है, इसको बोला जाता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है,
एक कोई दिया या लिया नहीं, आपस में शेयर करता है, तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड, इससे जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये हम लोग बॉन्डिंग में फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं ये कह रहा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, वो आयनिक कंपाउंड्स जो होता है ना, उस केस में एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह से NaCl का एक मॉलिक्यूल ऐसे करके प्रेजेंट नहीं रहता। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये केटायन बनता है, तो केटायन मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज जैसे है, अब बहुत सारे एनायंस, नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन बोला जाता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि मैं इसको एनायन लिख रहा हूँ, तो 6 क्लोराइड आयन इसके साथ पीछे ऐसे सराउंड किया हुआ रहता है, 6, और फिर हर एक एनायन को 6 केटायंस ऐसे घेरे हुए रहता है, फिर हर एक केटायन को 6 एनायंस घेरे हुए रहेगा, है ना, इस तरह से, फिर हर एक एनायन को 6 केटायन घेरे हुए रहेगा। ऐसे होता है कुछ स्ट्रक्चर। कहने का मतलब कोई मॉलिक्यूल अलग नहीं होता है। अगर अलग से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल के हिसाब से एक एक करके, तो उसको हम लोग डिस्क्रीट मॉलिक्यूल कहते हैं। और लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, मतलब अलग से कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे अभी बताया ना मैं, इस तरह से एक जैसे Na+ है तो 6 Cl- होगा, और हर एक Cl- के अराउंड 6 Na+ होगा, फिर हर एक Na+ के अराउंड 6 Cl- होगा, लाइक दिस, समझे। तो कोई डिस्क्रीट मॉलिक्यूल यानी अलग से कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। इस कारण से हम लोग उसको उसका जो मास निकालते हैं एक ही मॉलिक्यूल का, लेकिन उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते, उसको हम लोग फार्मूला मास कहते हैं। हालांकि जनरली हम लोग उसको भी मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं, बट टेक्निकली सही नहीं है वो, उसको फार्मूला मास कहना चाहिए, समझे। जैसे कैसे होता है, हम लोग दुकान जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसका वेट कितना है, तो बोलेगा 2 kg, बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो वेट का यूनिट kg नहीं होता है। आप लोग अगर पढ़े होंगे 10th में, याद होगा, वेट और मास में अंतर, है ना, वेट और मास में अंतर पढ़े होंगे। मास को हिंदी में शायद द्रव्यमान ऐसे कुछ क्या कहते हैं, इस तरह से कुछ है ना, कहते हैं, हाँ। तो मास और वेट में अंतर, ठीक है। तो मास का जो SI यूनिट होता है, ठीक है, मास का जो SI यूनिट होता है वो kg होता है, ठीक है। और वेट, मास और वेट में अंतर आप लोग पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं ना, 9th या 10th में किसी क्लास में पढ़े हैं पहले। उसमें मैं शॉर्ट में अगर रिपीट कर दूं, ऐसे ही समझा रहा हूँ एक्स्ट्रा। मास क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है, मात्रा, उसको मास बोलते हैं। उसका SI यूनिट kg होता है ना। वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है जो सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं, डायरेक्शन पे नहीं, है ना। और मास जो है वो किसी चीज़ का कांस्टेंट रहता है, चाहे वो पृथ्वी पे हो और चाहे वो चंद्रमा पे चला जाए या और किसी जगह पे चला जाए या पृथ्वी के नीचे चला जाए, मास हमेशा वही रहता है क्योंकि वो एक मात्रा बताता है। लेकिन वेट क्या है, वेट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेट जो होता है वो आकर्षण के बल को कहते हैं, जो पृथ्वी किसी चीज़ के केंद्र पे लगाती है और वो अपनी ओर उसको खींचती है, उसको वेट बोला जाता है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे अगर फिजिक्स में, याद होगा, वेट इज इक्वल टू m/g पढ़ते थे, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो g का वैल्यू यहाँ पर जो है चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना। तो ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वेट जो यहाँ पर है और जो चंद्रमा पे होगा 1/6 हो जाता है हमारा। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो दिशा पे भी निर्भर करता है और मैग्नीट्यूड पे भी निर्भर करता है, दोनों पे। इसलिए वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। पृथ्वी के सतह पे हमारा वेट जो है, सेंटर पे जाएंगे तो कुछ और होगा, ऊपर जाएंगे कुछ और होगा, इस तरह से, समझ रहे हैं। लेकिन आम भाषा में हम लोग क्या करते हैं, ये हालांकि फिजिक्स की बात थी, आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वेट कितना है, तो बोल देता है 2 kg, 1 kg, 50 ग्राम, 100 ग्राम। तो ये मास है, एक्चुअली में वेट नहीं है। तो आम भाषा में हम लोग कई बार ये छोटी छोटी गलतियाँ करते रहते हैं, ठीक है।
तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला मास जैसे होता है ना ये, ठीक है, फॉर्मूला मास का, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर तो आयनिक कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला मास यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्यों करते हैं समझ गए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स do not contain discrete molecules, ठीक है। उसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स का मतलब समझे, अलग अलग करके मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसमें फॉर्मूला मास वर्ड यूज़ करते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स करके होता है, इसलिए उसमें हम लोग मॉलिकुलर मास वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, अगर जैसे देखिए एक फिगर होगा यहाँ पे दिया हुआ, ये यहाँ पे जैसे देखिए है ना, ये फिगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये फिगर ठीक है, फॉर्मूला मास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वही बताया गया है NaCl का स्ट्रक्चर कैसे। अब कोई एक मान लेते हैं ब्लू वाला कैटायन है, जैसे Na+ है, तो वो 6Cl- से घिरा हुआ रहता है। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, तो सब एक दूसरे से घिरा हुआ रहता है ना, अलग अलग करके मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। इस कारण से क्या होता है, हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास वर्ड यूज़ करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिकुलर मास वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मॉलिकुलर मास हम लोग लास्ट के वीडियोस में कर चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हम लोग ये करेंगे, जैसे मान लेते हैं NaCl का मुझे फॉर्मूला मास निकालना है, NaCl का फॉर्मूला मास निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग NaCl का जैसे फॉर्मूला लिख लिए, NaCl सोडियम क्लोराइड का तो लिख लिए NaCl हो गया, ठीक है। अब इसका जब निकालेंगे तो क्या होता है, सोडियम का मास कितना होता है बताइए, 23 होता है ना, और इसका होता है क्लोरीन का कितना 35.5, हम लोग निकाले भी थे शायद, एवरेज एटॉमिक मास याद होगा, क्लोरीन वाले केस में हम लोग निकाल भी चुके हैं इसका 35.5। तो ये जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 58 होगा ना, 58.5 होगा, समझ रहे हैं। तो इतना होगा। तो ये जो है इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलना चाहिए, फॉर्मूला मास बोलना चाहिए, क्योंकि NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में हम लोग फॉर्मूला मास वर्ड यूज़ करते हैं। निकाल तो वैसे ही रहे ना, जैसे हम लोग मॉलिकुलर मास निकाल रहे थे वैसे ही निकाल रहे हैं, बस जो जो चीज़ है उसमें उन सब का मास लिए टोटल ऐड कर दिए, निकाल वैसे ही रहे, मगर वर्ड यूज़ अलग अलग से कर रहे हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था मास और वेट का, यूज़ तो हम लोग अलग सेंस में कर रहे हैं, बट बोल देते हैं वैसे ही, तो वही बात हो गई यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे मॉलिकुलर मास निकालना है वैसे ही फॉर्मूला मास भी निकालना है। बस फॉर्मूला मास जो होता है वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है और मॉलिकुलर मास जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है। बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला मास में यही बातें थी, ठीक। और भी चीज़ों का हम लोग वैसे ही निकाल सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला मास को लेकर के बात। अब हम लोग जरा बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन पे, है ना। ये आप लोग जानते भी हैं परसेंटेज, जैसे देखिए एक और हम लोग टॉपिक यहाँ पे करने जा रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक
ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन सिंपल है। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे करते हैं? तो एक्चुअली जैसे हम लोग कैसे, ये तो यूज टू है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ऐसा। जैसे हमारा एग्ज़ाम्स होता है ना, स्कूल्स में और जगहों पे, और किसी एक सब्जेक्ट में ये मार्क्स आया तो कहते हैं कि इतना परसेंटेज। अगर मान लेते हैं कि सपोज़ आप एग्ज़ाम में बैठे, ठीक है, और मान लीजिए कि केमिस्ट्री का पेपर हुआ, ठीक, और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, और आपका मार्क्स जो है वो आया है कितना, मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि जो मार्क्स आपने स्कोर किया, मान लेते हैं कि वो 40 है। बात समझ में आई? 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है और आपका कितना मार्क्स आया है, 40 आया है, तो कितना परसेंटेज हुआ? तो निकालते कैसे थे? तो जो भी है उसका जो भी मार्क्स मेरा आया है वो लिख देते हैं, बाई टोटल लिखते हैं, टोटल जो भी मार्क्स हुआ इनटू 100, ऐसे ना निकालते हैं, है ना। तो ये कट गया 5, 20, 20 इंटू 4, 80% बोलते हैं, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस चीज़ का भी हमको परसेंटेज निकालना था उसका मार्क्स बाई टोटल मार्क्स इंटू 100। उसी तरह से सेम वैसे ही जो है वो केमिस्ट्री में भी हम लोग एटम्स के लिए कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी कंपाउंड है मान लेते हैं, और उस कंपाउंड में मुझे किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, तो वही हुआ परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। परसेंटेज के हिसाब से किसी भी कंपाउंड में कितना कितना एलिमेंट्स का परसेंटेज है प्रेजेंट, वही कहलाया परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। अब जैसे कि, तो अगर मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, इसमें ऐसे कर सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, बाय टोटल मास, ठीक है, ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड हो गया, और इनटू 100। तो ये फॉर्मूला हो गया। जैसे टोटल मार्क्स था एक सब्जेक्ट का मार्क्स इंटू 100, वैसे ही मास जो कंपाउंड दिया है उसका टोटल निकाल लेंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, और ऊपर में क्या लिखेंगे, जिस एलिमेंट का भी मुझे परसेंटेज निकालना है वो एलिमेंट का मास लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन 1, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग जानते हैं, नाम सुने भी हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हैं CaCO3। तो उसमें जो कैल्शियम एक एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, तीन एलिमेंट है ना, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन ये प्रेजेंट है। तो पहले हमको क्या करना है, टोटल मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू, हम लोग निकाले थे कैल्शियम कार्बोनेट का, याद होगा, मॉलिक्यूलर मास निकाले थे, किसी को याद है कि 100 आया था, याद रखिए तो और अच्छी बात है। कैल्शियम का होता है 40, 20 उसका एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का, हम लोग को तो यहाँ पे मास देखना है ना, 20 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 40 हो गया, कार्बन का कितना 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 3 है तो 3 लिख दिए, तो 52 प्लस 48, तो 100 हुआ, नहीं हुआ 100 हुआ ना, समझ रहे बात, ठीक है। तो ये 100 है कैल्शियम। अब मुझे देखिए क्या करना है, परसेंटेज किसका निकालना है, कैल्शियम का। तो क्या करूँगा, मास ऑफ कैल्शियम लिखूँगा, मास कितना है कैल्शियम का 40, बाई टोटल कितना है 100, इन परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 किया ना, इंटू 100 है ना, 25 कैसे आएगा,
100 तो कट गया, तो 40% आया ना। परसेंट, देखिए परसेंट, पर मतलब प्रति होता है ना, पर केजी यानी प्रत्येक किलो, प्रति किलो, पर लीटर प्रति लीटर। उसी तरह से पर सेंट, पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100 में कोई चीज़ कितना निकालते हैं वही ना परसेंटेज कहलाता है। तो 100 में 100 ग्राम में 40 था यानी 40% है ना। अभी जैसे मार्क्स में भी हम लोग निकाले, आया था 80%। 80% मतलब क्या, अगर 100 में मार्क्स 100 का एग्ज़ाम होता तो 80 नंबर आता, तो 50 का हुआ तो 40 आया, उस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर इसी में मुझे ये निकालना हो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो क्या होगा, कार्बन का परसेंटेज, कार्बन कितना है 12 है ना, तो 12% होगा, क्योंकि मास तो 100 ऑलरेडी आया हुआ है, तो 100 में ही करना है, तो 100 में ऑलरेडी 100 मास तो है ही, है ना, तो 12% होगा। अगर फॉर्मूला से लिखना चाहेंगे तो 12/100 × 100, तो कट के तो वही ना आएगा। इस तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर मुझे निकालना है तो 48 जो है वही परसेंट होगा, क्योंकि 100 में है, तो 48/100 × 100, तो 48%। क्लियर है ये बात। इस तरह से हम लोग परसेंटेज करते हैं, है ना। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स देख करके फिर उसको और क्लियर करते हैं। चलिए ये तो हो गया। जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग कुछ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मुझे परसेंटेज निकालना है, तो वही होता है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, कार्बन पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, है ना, वही हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 12 ग्राम होगा ना, मतलब अच्छा टोटल, सॉरी एक मिनट, हाँ ये सब मैं निकलवाना बता भी चुका हूँ पहले भी। और ऑक्सीजन का होता है 16 × 2, चूँकि 2 ऑक्सीजन है इसलिए, तो 12 + 32 तो हो गया 44 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कार्बन का कितना मास यूज़ हो रहा है, 12 बाई टोटल × 100। ठीक है, तो 4 से हम लोग काट सकते हैं, 4 11 4 3, तो 300/11, यही ना। तो 11 2 जा 22, कैरी 8, 11 7 जा 77, फिर कैरी 3, है ना, 3 0 गया, 22, फिर 8, तो फिर 7, इस तरह से, नहीं क्या, ठीक है ना। तो इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक, अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन का कितना मास है, ऑक्सीजन का मास है 32 ना यहाँ पे, तो 32 बाई टोटल × 100 हो जाएगा। 4 से 11 और 4 8, तो 800/11, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 11 7 जा 77, फिर 3, 11 2 जा 22, फिर 8, फिर 7, फिर 2, इतना परसेंट आएगा। सही है, कोई दिक्कत। एक तो ये भी तरीका था। दूसरा ये कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज निकाल चुके हैं, ऑक्सीजन का निकाल रहे थे, और इस कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो जब हम कार्बन का निकाल चुके हैं तो बाकी सब तो ऑक्सीजन ही होगा ना। तो इसलिए क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर हमको इस क्वेश्चन में निकालना हो तो हम टोटल 100 है,
100 में से इसको माइनस कर देंगे, नहीं ऐसे भी तो होता है। तो 100 में से 27.27 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी किया जाता है ना, अगर 3 चीज़ रहता है, सपोज 3 एलिमेंट्स हैं तो, और तीनों का अगर पूछा गया तो 2 एलिमेंट का मैं निकाल लिया, तो तीसरा का जो निकालूंगा फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ, तीसरा का जितना मास है वो बाई टोटल इंटू 100। और दूसरी बात क्या हो सकती है, 100 में से दोनों का सम को माइनस कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा, सही है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन आराम से निकल जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं, तो ठीक है। अब हम लोग एक ये कर लेते हैं, ग्लूकोज में कार्बन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। What is the percentage of carbon in glucose? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 होता है और 6 कार्बन्स हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और 6 ऑक्सीजन हैं, हो गया। तो देख लेते हैं, ऐड कर दिए तो 180 ग्राम आया, ठीक है। अब कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगा, कार्बन का मास यहाँ पे कितना आ रहा है 72 ना, तो 72/180 इंटू 100 ऐसे, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, ठीक है, 40% है ना। इसी तरह से कर लेंगे सारे का, ठीक है। हाइड्रोजन का निकालना होगा तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो टोटल 12/180 इंटू 100, तो 2 से कर लेते हैं, 2 9 2 6, अच्छा 3 से भी हो जाता, 3 2 जा 3 3 जा 9 है ना, तो 20/3, तो इतना परसेंट हो जाएगा क्या, सही है ना, है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं इसका, ठीक है। ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का जो टोटल मास आया है इस कंपाउंड में वो है 96 बाई टोटल इंटू 100। इसी को सॉल्व करना है ना। तो 3 6 18 और 3 ये, फिर 2 3 जा 2 16 जा, तो 160 बाई 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, है ना। इस तरह से हम लोग आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती थी, ऑक्सीजन का जैसे निकालना है तो 100 में से माइनस कर देंगे किसको, इसको और इसको, है ना। तो 40 प्लस 6.66, ठीक है, 46.66। इसको माइनस कर लेंगे तो अप्रॉक्स इतना ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।